हेलो माय डियर फ्रेंड, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आप बीएसपी एससीएल में कोरेस्पोंडेंस क्लर्क और स्टोर असिस्टेंट की तैयारी करना चाहते हो तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, मैंने पिछले वीडियो में एग्ज़ाम के सिलेबस के बारे में संपूर्ण डिस्कस किया था, जिसमें मैंने बताया था कि कौन कौन से सेक्शन से कितने मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं और कौन कौन से सेक्शन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, इसमें मैंने एक जिक्र किया था जिसमें मैंने बताया था कि जनरल नॉलेज के 30% आते हैं। उसके बाद क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 20 क्वेश्चन आते हैं। लॉजिकल रीजनिंग के 20 क्वेश्चन आते हैं। और हिंदी, जनरल हिंदी के 10 क्वेश्चन और जनरल इंग्लिश के 10 क्वेश्चन और उसके साथ ही कंप्यूटर के 10 क्वेश्चन, ऐसा मैंने डिस्कस किया था। दोस्तों, वीडियो पर एक दोस्त ने हमें कमेंट करके बताया कि यहाँ पे इस तरह से नहीं, बल्कि जनरल नॉलेज के 20 क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, अगर आप 2022 के क्वेश्चनों को उठा के अगर आप देखते हैं तो उसमें सेम जैसा मैंने बताया है उसी तरह से वहाँ पर सिलेबस पूछा गया है। लेकिन आप प्रैक्टिस सेट को देखेंगे तो प्रैक्टिस सेट में यहाँ से जनरल नॉलेज के 20 क्वेश्चन, क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड के 20 क्वेश्चन और रीजनिंग के 20 क्वेश्चन आते हैं। जबकि कंप्यूटर के यहाँ से दोस्तों 20 क्वेश्चन और 10 क्वेश्चन हिंदी के और 10 क्वेश्चन इंग्लिश के आ रहे हैं। दोस्तों, मैंने पिछले वीडियो में प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी के बारे में चर्चा किया था, जिसमें मैंने बताया था कि एक आर्ट से हम एक कंप्लीट तैयारी के लिए हम लोग एक शेड्यूल करेंगे। जिसमें दोस्तों मैंने सेट किया था कि मंडे और वेडनेसडे को हम लोग रीजनिंग पढ़ेंगे, ट्यूसडे और थर्सडे को मैथ पढ़ेंगे, फ्राइडे को कंप्यूटर और सैटरडे को जीके जीएस और संडे के दिन हम लोग ऑल मिक्स क्वेश्चन को करेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि ये स्ट्रेटेजी ठीक नहीं रहेगा, तो दोस्तों मैंने इसमें बदलाव किया है और बदलाव करके मैंने इस तरह से इसको शेड्यूल किया है। तो दोस्तों, जैसे कि मंडे को हम लोग रीजनिंग और कंप्यूटर के टोटल 40 क्वेश्चनों को देखेंगे। उसी तरह से ट्यूसडे को हम लोग जीके और मैथ के 40 क्वेश्चन को देखेंगे। वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे तक सेम यही शेड्यूल रहेगी। और संडे के दिन हम लोग दोस्तों ऑल मिक्स क्वेश्चन, जिसमें कि मैथ, रीजनिंग, जीके जीएस, कंप्यूटर, इंग्लिश और हिंदी, ये सारी चीज़। लेकिन दोस्तों, फिलहाल हम लोग मंडे टू सैटरडे के बीच में हिंदी और इंग्लिश को इग्नोर करते हैं, क्योंकि ये सेक्शन से बहुत ज़्यादा भारी क्वेश्चन आते नहीं हैं। तो हम लोग सप्ताह में एक दिन ही इंग्लिश और हिंदी को पढ़ेंगे, बाकी की जो सिलेबस हैं उसी के अकॉर्डिंग हम लोग चलेंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग मैथ और रीजनिंग के टोटल 40 क्वेश्चनों को देखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, हम लोग क्वेश्चनों को शुरू करते हैं। हमारे सामने पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील होता है। तो दोस्तों, आपको पता होगा कि जल में जो घुलनशील विटामिन होते हैं बी और सी, ये जल में घुलनशील विटामिन है। जबकि ए, डी, ई और के, ये सभी जो विटामिन है वो वसा में घुलनशील है। तो दोस्तों, इसका सही आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा, विटामिन सी। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। तो दोस्तों, ऑप्शन है विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है। तो दोस्तों, ये तो बिल्कुल सही है। प्रदीप्ति तीव्रता का एसआई मात्रक एम्पियर होता है, ये गलत है। राशि का एसआई मात्रक एम्पियर होता है। दोस्तों, यहाँ पे सदिश सदिश में से किसी राशि की चर्चा नहीं की गई है, तो ये भी गलत है। तापमान का एसआई मात्रक एम्पियर होता है, गलत है दोस्तों। ताप का एसआई मात्रक केल्विन होता है, इसलिए ऑप्शन ए ही इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वनवाली डैश राज्य में स्थित एक पुरातात्विक स्थल है। तो दोस्तों, वनवाली जो है वो हरियाणा में स्थित एक पुरातात्विक स्थल है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित में से शरीर का कौन सा अंग श्वसन तंत्र का हिस्सा नहीं है। दोस्तों, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कह रहा है श्वसन तंत्र का हिस्सा नहीं है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये कोलोन जो है वो बड़ी आंत का हिस्सा होता है। तो बड़ी आंत का हिस्सा हो गया ये। उसके बाद लैरिंक्स श्वसन तंत्र का हिस्सा है, ब्रोंकाई श्वसन तंत्र का हिस्सा और ट्रैकिया श्वसन तंत्र का हिस्सा है। तो पूछ रहा है कौन सा श्वसन तंत्र का हिस्सा नहीं है, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, कोलोन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि ठोसों के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है। ऑप्शन है किसी ठोस का आकार और आकृति निश्चित होते हैं जो स्वतः परिवर्तित नहीं होते हैं। तो दोस्तों, ये तो बिल्कुल सही है। दूसरा है किसी ठोस को गर्म किए जाने पर उसके कणों की तापीय ऊर्जा कम हो जाती है, जिससे यह द्रव में परिवर्तित हो जाता है, ऐसा तो नहीं होता है। अगला है किसी ठोस के संघटक कणों के बीच लगने वाला अंतरा अणुक बल बहुत प्रबल होता है, जो अणुओं को स्थिर स्थायित्व बनाए रखता है। दोस्तों, ये एकदम सही है। उसके बाद ठोस में संगठन
कण एक दूसरे के बहुत निकट उपस्थित होते हैं, ये भी सही है। दोस्तों इसमें पूछ रहा है गलत कौन है, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि जैन संस्थाओं को दान की गई भूमि का चोल शिलालेखों में डैश के रूप में वर्णित किया गया है। तो दोस्तों आप यहाँ पे देखेंगे कि जैन संस्थाओं द्वारा दान की गई भूमि को पाली छंदम के नाम से जाना जाता है। ब्राह्मणों को जो दान में दिया जाता है उसे ब्रह्मदेय कहा जाता है। और दोस्तों मंदिरों के लिए जो दान में दिया जाता है उसे देवदान कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि डैश सिक्किम में नेपाली समुदाय का एक सामूहिक नृत्य है। तो दोस्तों ये मरूनी जो है वो सिक्किम में नेपाली समुदाय का एक सामुदायिक नृत्य है। ऑप्शन 3 इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक डैश द्वारा लिखी गई। तो दोस्तों सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के जो लेखक हैं स्वामी दयानंद सरस्वती हैं। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि राजा रुद्रदमन डैश वंश से संबंधित थे। तो दोस्तों रुद्रदमन जो है वो शक वंश से संबंधित राजा है। शक वंश के एक प्रतापी राजा भी है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है भारतीय संस्कृति में निम्नलिखित में से किस देवी को बीना नामक संगीत वाद्य यंत्र धारण करने वाली देवी माना जाता है। तो दोस्तों आप सभी को पता है ये माँ सरस्वती होती है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर संचारी रोग है। दोस्तों यहाँ पे संचारी और गैर संचारी, संचारी का मतलब होता है जो किसी भी माध्यम से फैलता हो। तो जो फैलने वाला बीमारी होगा उसको हम लोग संचारी बोलते हैं, और जो फैलता नहीं है उसको गैर संचारी बोलते हैं। संचारी रोग को पटाऊ रोग भी कहा जाता है। तो दोस्तों आप देखते हैं यहाँ पे कि हैजा ये संचारित होता है। तपेदिक जिसको हम लोग टीबी बोलते हैं दोस्तों, ये भी एक संचारी रोग है। चेचक ये भी, इसको चिकन पॉक्स कहा जाता है, ये भी संचारी रोग है। जबकि मिर्गी ये संचारी रोग नहीं है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि तेलंगाना राज्य का गठन आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम डैश के अंतर्गत किया गया था। दोस्तों तेलंगाना राज्य का जो गठन है वो 2 जून 2014 ईस्वी को किया गया था। तो ऑप्शन 4 इसका सही आंसर हो जाएगा, 2014। अगला क्वेश्चन है कि अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में भारतीय मुख्य भूमि के डैश में स्थित है। दोस्तों अंडमान निकोबार है जो भारतीय भूमि के दक्षिण पूर्व में स्थित है। ऑप्शन 3 इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा महाकाव्य तमिल कवि इलंगो अधिकल द्वारा लिखी गई है। तो दोस्तों ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, शिल्पादिकारम। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत शिखर पूर्वी घाट में स्थित है। तो दोस्तों ये महेंद्रगिरी जो है वो पूर्वी घाट में स्थित पर्वत है। ऑप्शन 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सजीवों के संदर्भ में टेरिडोफाइटा वर्ग डैश जगत का एक भाग है। तो दोस्तों ये टेरिडोफाइटा जो है वो प्लांटी जगत का एक भाग है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों मौर्य साम्राज्य के पूर्व भारतीय प्रांत की राजधानी डैश में थी। तो दोस्तों मौर्य वंश की जो पूर्व भारतीय राजधानी थी वो तोसली में थी। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन कह रहा है कि स्वराज पार्टी का गठन 1923 में डैश द्वारा किया गया था जो इसके सचिव बने। तो दोस्तों स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 ईस्वी में मोतीलाल नेहरू एवं चित्तरंजन दास के द्वारा किया गया, लेकिन मोतीलाल नेहरू 1923 में इसके सचिव बनाए गए थे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि उज्जैन शहर को पहले डैश के नाम से जाना जाता था। तो दोस्तों उज्जैन शहर को पहले अवंतिका के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आरंभ में रिजर्व बैंक का केंद्रीय कार्यालय डैश में स्थापित था, लेकिन 1937 में अस्थायी रूप से बम्बई में स्थानांतरित कर दिया गया। तो दोस्तों आरबीआई का जो पहला केंद्रीय कार्यालय था वो दोस्तों था कहाँ, कोलकाता में। दोस्तों आरबीआई की जो स्थापना हुई थी वो 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को हुआ था। ये आरबीआई एक्ट 1934 के अधीन इसकी स्थापना की गई थी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब हमारे सामने मैथ का क्वेश्चन है और टोटल हम लोग इसमें 20 मैथ के क्वेश्चन को देखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों हम लोग एक एक करके सभी प्रश्नों को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि एक राशि पर चौथे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 6000 है तथा 5वें वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 6750 है। ब्याज संयोजित वार्षिक किया गया तो ब्याज दर क्या होगा। चौथे वर्ष का जो ब्याज है वो है 6000 रुपये और 5वें वर्ष का ब्याज है 6750। तो टोटल
जो ये ब्याज निकल के आ जाता है वो 1 वर्ष का आ जाएगा अपने पास। 6750 में से आप 6000 को घटा लेते हैं दोस्तों, तो ये 750 रुपये निकल के आ जाता है। तो आपको पता होगा दोस्तों कि एक फार्मूला होता है कि ब्याज गुना 100 बट्टे मूलधन गुना टाइम, ये हो जाता है दोस्तों रेट निकालने का फॉर्मूला। तो इस पे आप ब्याज आ जाता है 750, उसके बाद मल्टीप्लाई 100, मूलधन है 6000 रुपये और गुना में दोस्तों टाइम है 1 साल। अब इसको काटिए, 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, और इसको जब दोस्तों आप काटेंगे तो हो जाएगा 6 1 6, 6 2 9 12, 3 6 5 30। तो 12.5% निकल के आ जाएगा। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि कह रहा है 10 माइनस और उसके बाद ही ब्रैकेट में 6 - 4 - 2 डिवाइडेड बाय 1। तो दोस्तों अगर 1 से इसको डिवाइड करेंगे, चूँकि हमें पहले ब्रैकेट सॉल्व करना है, तो ये आपका आ जाएगा 2, और 2 में से 2 को घटा देंगे दोस्तों तो ये हो जाएगा 0। अब 4 में से 0 को घटाएंगे तो ये होगा 0, और 6 में से 4 को घटाएंगे तो दोस्तों बस निकल के आ जाता है 2। और जैसे हम ब्रैकेट खोलेंगे तो ये 10 में से 2 को घटाएंगे तो निकल के आ जाएगा 8। तो ऑप्शन 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि 4200 की एक राशि साधारण ब्याज से 3 वर्ष में 5082 हो जाती है, ब्याज की वार्षिक दर क्या है? दोस्तों दर के लिए वही फार्मूला है, रेट। रेट निकालने के लिए अपने पास फार्मूला हो जाता है दोस्तों कि SI गुना 100 बट्टे मूलधन गुना टाइम। तो अपने पास देखिए मूलधन यहाँ पे दिया हुआ है 4200, ठीक है। SI निकल के आ जाता है दोस्तों, आप यहाँ पे देखेंगे 5082 माइनस 4200। दोस्तों अगर आप इसको घटाते हैं तो ये निकल के आ जाता है 288, 882 रुपये। और दोस्तों यहाँ पे टाइम दिया हुआ है 3 साल। आप इस फार्मूला पे लगाइए, इसकी वैल्यू को अगर हम डालते हैं क्या आ जाएगा, यहाँ से 882 गुना 100 बट्टे 4200 गुना में 3 साल। यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो को काटिए, इसको हम लोग 2 से काटते हैं। 21 दूना 42, 2 चौका 8, 2 चौका 8, 2 एका 21 को 21 बार में काटेंगे हम, 441 कट जाएगा, और 3 को 7 बार में, 3 से 7 बार में 21 को काट देंगे तो रेट हमारा निकल के आ जाता है 7%। ऑप्शन 4 इसका सही आंसर होगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, नीचे दिया गया डेटा उन व्यक्तियों की संख्या को दर्शाता है जिन्होंने एक निश्चित राशि की बचत की है। दोस्तों यहाँ पे बचत रुपये में दिया हुआ है, व्यक्तियों की संख्या है। कहता है 5 रुपये एक व्यक्ति बचत करते हैं तो इनकी टोटल हो जाएगी बचत 5। इसी तरह से इनकी बचत आ जाएगी 15 या 45, इनकी बचत आ जाएगी 20 चौक 80, इसका बचत आएगा 25 दूना 50, इनका बचत आ जाएगा 30, और इसका बचत आ जाएगा 235, और इसका बचत आ जाएगा 80। दोस्तों जब आप इन सभी को एक साथ कैलकुलेट करेंगे तो इसकी जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाती है आपको 325। और इसकी संख्या देख लीजिए, तो संख्या में कहता है, चूँकि हम कहता है प्रति व्यक्ति बचत का माध्य क्या है। देखिए आप इन सभी को काउंट अगर करेंगे दोस्तों, यहाँ से जब इन सभी को काउंट करेंगे 3 1 4 4 4, 8 2 10 11 12 2 14, आप इसको 14 से डिवाइड करेंगे तो दोस्तों जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू निकल के आ जाएगी 23.21, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि ए तथा सी मिलकर एक काम को 120 दिन में पूरा कर सकते हैं, सी तथा ई मिलकर समान कार्य को 80 दिन में पूरा कर सकते हैं, ए तथा ई मिलकर समान कार्य को 160 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो ए सी तथा ई मिलकर समान कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे? तो चलिए दोस्तों इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। दोस्तों यहाँ पे कह रहा है कि ए और सी मिलकर एक काम को 120 दिन में कर रहा है, उस तरह से सी और ई मिलकर इस काम को 80 दिन में कर रहा है, और ए तथा ई मिलकर काम को कर रहा है 160 दिन में। दोस्तों इसका एलसीएम ले लेते हैं तो ये निकल के आ जाएगा 480। ये क्या आ जाता है 480 है दोस्तों, टोटल वर्क होते हैं। अब इसकी एफिशिएंसी निकालते हैं
तो ये हो जाएगा, इसकी एफिशिएंसी आएगा 12 चौक 48। इस 80 से इसमें भाग देंगे तो हो जाएगा 8 चौक 48 6। और ए और ई की एफिशिएंसी निकालेंगे दोस्तों, ये हो जाएगा 16 तिया 48 3। अब देखिए क्या हो रहा है दोस्तों कि यहाँ पे ए सी सी दोनों दो दो बार आ रहे हैं, तो हम इसको निकाल सकते हैं 2 × A + B A + C + E। इसकी जो ये जो टोटल वर्क को करेगा 480 दिन में। लेकिन दोस्तों इसकी जो एफिशिएंसी 6 4 10 और 3 13 13 की एफिशिएंसी है। तो दोस्तों ए और सी जो है वो A + C + E इन सभी की जो एफिशिएंसी आ जाएगी वो दोस्तों 13/2 आ जाएगी। तो पूछ रहा है कि तीनों मिल के इस काम को कितने दिन में करेगा। तो तीनों मिल के तो दोस्तों हो जाएगा A + C + E, तीनों मिल के करेगा 480। इसको अगर बट्टे में ले जाते हैं तो 2 चल जाएगा ऊपर और 13 नीचे। दोस्तों इसको गुना करिए, 0 8 दूना 16 4 दूना 8 1 9 960/13 दिन में ये तीनों मिल के काम को ख़त्म कर देंगे। ऑप्शन 4 इसका सही आंसर हो जाएगा, 960/13। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टेड है। कहता है मोहित एक स्थान ए से चलना प्रारंभ करता है तथा स्थान बी पर 12 घंटे में पहुंचता है। वह कुल दूरी का 1/5 भाग 6 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करता है तथा शेष दूरी को 8 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करता है। ए तथा बी के मध्य दूरी क्या है। दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन में कहा गया है कि स्थान कोई ए स्थान है, यहाँ से लेके बी स्थान तक जाता है, तो इसको टोटल कितना टाइम लग जाता है। टोटल टाइम लग जाता है दोस्तों इसको 12 घंटा। होता है कि वह कुल दूरी का 1/5 भाग, अगर मान लेते हैं दोस्तों ए से लेके बी तक की जो टोटल दूरी है वो x किलोमीटर है, तो हम यहाँ पे कर सकते हैं। वह कहता है कुल दूरी का 1/5 भाग, तो कुल दूरी है x, इसका 1/5 भाग कितने की रफ्तार से, तो 6 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तय करता है। ठीक है, 6 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तय किया। उसके बाद कहता है शेष दूरी, तो शेष दूरी क्या आ जाएगी दोस्तों, 1/5 भाग को तो तय कर लिया, शेष दूरी क्या बच गई 4x/5, क्योंकि ए कुल दूरी 5 है, उसमें से 1 घटाएंगे 4, शेष दूरी हमारा हो जाएगा 4x/5। इसको कह रहा है 8 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तय करता है, तो टोटल उसको टाइम कितना लग जाता है 12 घंटा। तो इन दोनों का योग ही 12 घंटा के बराबर होगा। दोस्तों आगे इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, तो ये निकल के आ जाएगा x/30 + 4x/40 बराबर 12 घंटा। इसको अगर आप काटेंगे दोस्तों तो ये 10 बार में कट जाएगा। ये आपका निकल के आ जाएगा x/30 + x/10 बराबर 12। इन दोनों का अगर एलसीएम लेते हैं तो ये 30 आ जाएगा दोस्तों। ये हो जाएगा x + 10 × 30 3x बराबर 12। दोस्तों आगे इसको सॉल्व करते हैं, 3x में x को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 4x/30 बराबर 12। 4 से इसको काटिए, 4 तिया 12, तो x का वैल्यू आ जाएगा 90 किलोमीटर। तो दोस्तों ए और बी के बीच की जो ये दूरी है ये 90 किलोमीटर है। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों 27 नंबर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखिए काफ़ी इंटरेस्टेड है। तो दोस्तों आप बॉड मास को पढ़े होंगे, बॉड मास के अंतर्गत बॉड मास, इस रूल को भी बॉड मास होता है दोस्तों। ये बेनिकुलम बार अगर है तो हमें सबसे पहले बार को सॉल्व करना होता है, फिर ब्रैकेट, फिर ऑफ, फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर एडिशन और अंत में सब्ट्रैक्शन। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे हम इस पार्ट्स को पहले सॉल्व करते हैं दोस्तों। तो देखिए यहाँ पे ये डिवाइडेड किया हुआ है, आप इसको जब उलटते हैं दोस्तों तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 4, और 4 में से 4 घटाएंगे तो ये ख़त्म 0 हो जाएगा। इसको करते हैं सॉल्व, 8 5 से 40, 40 में से 1 घटाएंगे तो 39/5। तो दोस्तों ये आपके पास निकल के आ जाता है 22.3/4 डिवाइडेड बाय 14/3 का कितना निकल के आया, 8 5 40 में से 1 घटा लीजिए दोस्तों, 39/5। अब देखिए ऑफ को ब्रैकेट के बाद ऑफ को सॉल्व करना होता है, तो यहाँ पे इस पूर्णांक को पहले तोड़ लेते हैं, 2288 और 3 91/4 डिवाइडेड 14/3 का। दोस्तों ये हो जाएगा 39/5। 3 से इसको काटिए, 13 तिया 39। अब ये दोस्तों आ जाता है अपने पास 91/4। ये डिवाइड का साइन है, इसको मल्टीप्लाई में बदलते हैं, 5 चल जाएगा ऊपर, नीचे आ जाएगा
14 गुना 13, 13 से इसको काटिए 13 7 91, 7 से इसको काटिए 7 दूना 14। तो दोस्तों अपने पास निकल के आ जाता है 5/8। जो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यदि ए बी से 20% कम है, मान लीजिए कि ए है और ये बी है, ए बी से 20% कम है, ए अगर 100% है तो बी 80% है। हम इन दोनों का रेशियो निकालते हैं दोस्तों, 2 चौक 8, 2 5 6 10। ए और बी का रेशियो निकल के आ जाता है 4/5। तो यहाँ पे सॉल्व करने के लिए हमारे पास इक्वेशन है 2b माइनस ए बाय ए। तो b के जगह पे दोस्तों अगर हम 5 रखते हैं तो ये हो जाएगा 10 माइनस 4/4। तो 10 में से 4 घटा लीजिएगा दोस्तों, 6/4, 2 दूना 4, 2 तिया 6 का वैल्यू 3/2 आ जाएगा। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि 12 व्यक्ति एक काम के आधे को 9 दिन में पूरा कर सकते हैं, कितने व्यक्ति समान कार्य को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। दोस्तों आप एक फार्मूला पढ़े होंगे, M1D1H1/W1 बराबर M2D2H2/W2। अगर इस पे आप इसको बैठाते हैं तो ये सॉल्व हो जाएगी। तो कह रहा है कि 12 व्यक्ति एक काम को 12 व्यक्ति एक कार्य के आधे भाग को 9 दिन में, तो आधे भाग है 1/2, 9 दिन में पूरा कर लिया। उसके बाद कहता है कितने व्यक्ति समान कार्य को, तो व्यक्ति का तो हमें पता नहीं, मान लेते हैं x। कहता है 6 दिन में पूरा करने के लिए 6 दिन में, लेकिन कहता है कितने व्यक्ति समान कार्य, समान कार्य मतलब उस टोटल वर्क को सॉल्व करिए दोस्तों। इसको 6 से इसको काटिए, 6 दूना 12, ये 2 ऊपर चल जाएगा तो ये हो जाएगा 2 गुना 2 गुना 9 बराबर x। 2 दूना 4 और 4 9 36, तो x का वैल्यू आ जाएगा 36। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों 30 नंबर की, एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 4 3 2 है। यदि त्रिभुज का परिमाप 63 सेंटीमीटर है तो सबसे बड़ी भुजा की लंबाई। तो मान लेते हैं दोस्तों कि पहली भुजा है वो 4x, दूसरी भुजा है 3x प्लस तीसरी भुजा 2x, क्योंकि त्रिभुज के तीनों भुजाओं की माप ही उसकी परिमाप होती है। तो ये 63 के बराबर हो जाएगा दोस्तों। अब इन सभी को ऐड करते हैं, 4 3 7 2 9x बराबर 63, x का वैल्यू आ जाएगा यहाँ से 7। तो पूछ रहा है सबसे बड़ी भुजा, सबसे बड़ी भुजा का वैल्यू है 4x। तो 4 को अगर आप 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये दोस्तों आपका आ जाता है 28 सेंटीमीटर। ऑप्शन 4 इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन में कह रहा है नीचे दिए गए बार चार्ट में 7 क्रमागत वर्ष y1 2 3 4 5 6 तथा 7 के लिए व्यय से राजस्व का अनुपात दर्शा गया। व्यय से राजस्व का अनुपात, तो दोस्तों ये व्यय है। अगर मान लीजिए 0.80 है, इसको अगर हम तोड़ते हैं दोस्तों तो ये आ जाता है 100। तो ये अगर मान लेते हैं हम राजस्व है, ठीक है, ये हमारा व्यय है। तो पूछता है कि लाभ प्रतिशत किस वर्ष में न्यूनतम रहा है। तो दोस्तों देखिए y1 में क्या रहा है, 100 रुपये कमाया, 80% को व्यय किया, तो 20%, ठीक है, इसका बचत हो गया या लाभ हो गया। उसी तरह से यहाँ पे 75 खर्च किया, 100 कमाया, तो 25 का यहाँ पे हो गया। 84 कमाया, यहाँ पे 16 का हो गया, यहाँ पे 10 का हो गया, यहाँ पे 30 का हो जाएगा, यहाँ पे 25 का हो जाएगा और यहाँ पे दोस्तों 4 का हो जाएगा। तो किस वर्ष के लिए न्यूनतम रहा है, तो y7 के लिए रहा है। तो 7वां वर्ष जो है वो सबसे कम लाभ कमाया, तो ऑप्शन ए सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 60% अधिक है। यदि वस्तु को 20% लाभ पर बेचा गया हो तो छूट प्रतिशत क्या है। दोस्तों यहाँ पे कह रहा है एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 60% अधिक है। मान लेते हैं कि क्रय मूल्य सीपी मान लेते हैं 100 है, तो कहता है उसका क्रय मूल्य से 60% अधिक है। एमपी मतलब ये अंकित में मार्क्स प्राइस हो जाएगा दोस्तों, ये 160 रुपया है। 60% अधिक की बात कर रहा है तो 160 हो गया। कहता है वस्तु को एक 20% लाभ पर बेचा गया, तो दोस्तों यहाँ पे सेलिंग प्राइस जो है 20% लाभ पर 120 रुपया हो जाएगा। तो छूट प्रतिशत, तो दोस्तों छूट जब भी निकलता है वो मार्क्स प्राइस पे निकलता है। तो देखिए एसपी क्या 120 रुपया, मार्क्स प्राइस क्या रखा गया 160, दोनों का अंतर हो जाएगा 40। और मार्क्स प्राइस पे हमेशा प्रतिशत छूट निकलता है, तो हम यहाँ पे 160 रखेंगे मल्टीप्लाई 100। अब क्या करेंगे दोस्तों, इस जीरो से इस जीरो को काटिए, 4 धाए 40, 4 चौका 16, 2 दूना 4, 2 5 10, इस 2 से इसको काट, 2 5
10। दोस्तों 5 को 5 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 25% निकल के आ जाएगा, तो छूट 25% हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन 1232 सेंटीमीटर क्यों है? यदि शंकु की लंबाई 24 सेंटीमीटर है तो इसके आधार की त्रिज्या क्या होगी? तो दोस्तों शंकु का जो आयतन होता है, आपको पता होगा कि शंकु का आयतन होता है दोस्तों 1/3 पाई r² h। तो चलिए दोस्तों सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा 1/3, पाई का मान हो जाएगा 22/7, r² को रहने दीजिए और h का मान दिए हुए हैं 24 सेंटीमीटर, ठीक है। और ये आपका हो जाता है 1232 के बराबर। चलिए दोस्तों हम लोग इसको अगर काटना शुरू करते हैं तो 3 से इसको काटिए, 3×8 = 24। इसको काटते हैं हम 2 से दोस्तों, 11 दूनी 22, 2 छक 12, 2 1 2, 2 छक 12। फिर इसको अगर 11 से काटते हैं तो 11×5 = 55 और 11×6 = 66, ये कट जाएगा। 8 से इसको काटेंगे, 8×7 = 56। दोस्तों r² का जो वैल्यू आ जाता है वो आएगा 49। तो r का वैल्यू आ जाएगा 7 सेंटीमीटर, जो कि पूछ रहा है कि त्रिज्या कितनी होगी, तो 7 सेंटीमीटर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि यदि एक 12 वर्ष के लड़के को एक नया लड़के से बदलते हैं तो 18 लड़के की औसत आयु 1.5 वर्ष बढ़ जाती है, तो नए लड़के की औसत आयु क्या होगी? तो दोस्तों यहाँ पे पहले से 12 वर्ष का एक लड़का है, इसके स्थान पे क्या होता है कि 18 लड़के की औसत आयु, मतलब एक नए लड़के से जब बदला जाता है तो 18 लड़के की औसत आयु में 1.5 की वृद्धि हो जाती है। तो यहाँ पे 18 लड़के में 1.5 की वृद्धि हो जाएगी दोस्तों। तो ये कितना वृद्धि हो जाएगा? तो दोस्तों आप देखेंगे ये हो जाएगा 18 और 9 27, 27 की वृद्धि होगी। आप दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 39 वर्ष। तो नए लड़के की जो आयु हो जाएगी वो 39 वर्ष हो जाएगी, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन 2464 सेंटीमीटर है। यदि शंकु की लंबाई 12 सेंटीमीटर है तो इसके आधार की त्रिज्या क्या होगी? तो दोस्तों आपको पता होगा कि शंकु का जो आयतन होता है, शंकु का आयतन दोस्तों होता है 1/3 पाई r² h, जो कि 2464 के बराबर है। दोस्तों हम यहाँ पे वैल्यू इसका रखते हैं तो हो जाएगा 1/3 गुना 22/7 स्क्वायर गुना h बराबर ये हो जाता है 2464 के बराबर। लेकिन यहाँ पे दोस्तों हमको दिया हुआ है 1/22/7, r का वैल्यू नहीं पता है, लेकिन h का वैल्यू पता है 12 सेंटीमीटर, जो कि 2464 के बराबर है। इसको अगर हम काटते हैं, 3 से 12 को काटिए, 3 चौक 12, 4 से इसको काटते हैं, 4 छक 24, 4 1 4, 4 छक 24, 4 का काम खत्म। अब 22 से काटते हैं 616 को, तो 11 से काटते हैं, 11 दूनी 22, 11×5 = 55, 11×6 = 66। 2 से इसको काटेंगे दोस्तों तो 28 दूना 56। तो r² का जो वैल्यू आता है वो दोस्तों आ जाएगा 7 गुना 28। r बराबर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे 7 गुना 4 गुना 7। तो r बराबर 2 7 में से 1 निकाल लेंगे और 4 में से 2 गुना 2 है तो 2 निकाल लेंगे। r बराबर आ जाता है दोस्तों 14 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि 8 संख्याओं का औसत 44 है। यदि प्रत्येक संख्या में y जोड़ा जाता है तो औसत 47 बन जाता है, तो y का मान कितना होगा? 47 बना तो औसत में कितना जोड़ा गया? तो 47 बना। अगर मान लीजिए 44 औसत है और 47 बनाना है, कितना जोड़ा गया? 3। सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 3। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई 16 मीटर, 12 और 15 मीटर है। उस कमरे में रखी जाने वाली सबसे बड़ी छड़ की लंबाई क्या होगी? दोस्तों कमरे में रखे जाने वाली सबसे बड़ी छड़ की जो लंबाई होती है वो आ जाती है अंडर रूट के अंदर l² प्लस b² प्लस h²। अगर आप इसकी वैल्यू को पुट करते हैं तो आ जाएगा 16 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे आ जाएगा दोस्तों 15 का स्क्वायर। इसको आगे सॉल्व करेंगे दोस्तों, निकल के आ जाता है अपने पास 16 का स्क्वायर 256 प्लस 12 का स्क्वायर 144 प्लस 15 का स्क्वायर 225।
दोस्तों इन सभी को जब आप ऐड करेंगे तो इसका वैल्यू जो है वो आपको आ जाएगा 625, और 625 का वर्गमूल होता है 25, तो यही 25 सेंटीमीटर लंबी घर उस घर के अंदर रखी जा सकती है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 38 नंबर, ये कहता है एक कार 48 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक निश्चित दूरी को 14 घंटे में तय करती है। वह 84 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से समान दूरी को तय करने में कितना समय लेगा। तो आपको पता होगा कि दोस्तों दूरी बराबर होता है चाल गुना समय। और दोस्तों अगर हमें समय निकालना हो तो समय के लिए क्या हो जाता है, दूरी बट्टे चाल। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि एक कार 48 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक निश्चित दूरी को 14 घंटे में तय करती है। तो हम दूरी निकाल सकते हैं क्योंकि हमको दिया हुआ है चाल 48 किलोमीटर प्रति घंटा और समय दिया हुआ है 14 घंटा। तो यहाँ से दोस्तों हमारे पास निकल के आ जाती है टोटल डिस्टेंस। अब पूछता है कि वह 84 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से समान दूरी को तय करने में कितना समय लेगा। तो दूरी बराबर हो गया चाल गुना समय, ये टोटल दूरी निकल के आ गई दोस्तों। और दूरी में अगर हम चाल से भाग दे देते हैं तो अपना समय निकल के आ जाता है। तो अपने पास दूरी हो गई 48 गुना 14 किलोमीटर, और 84 से इसको डिवाइड कर देते हैं तो क्या निकल के आ जाएगा, टाइम। तो 84 14 छः 84 और 6 8 है 48। तो दोस्तों आंसर जो आ जाएगा वो 8 घंटा होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि रमेश 75 वस्तुएं 10,800 की खरीदता है तथा उनको 5 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि पर बेचता है। वस्तु का विक्रय मूल्य क्या है। तो दोस्तों यहाँ पे कह रहा है कि 75 वस्तु को इतना में खरीदता है और 5 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। दोस्तों जो 80 वस्तु का जो विक्रय मूल्य होगा, 80 वस्तु का जो विक्रय मूल्य होगा वो 10,800 के बराबर होगा। तो कहता है एक वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। तो दोस्तों एक वस्तु का विक्रय मूल्य हो जाएगा 10,800 डिवाइडेड बाय 80। जीरो से जीरो काटिए, इसको काटते हैं 8 का 8, 2 8 त्रिक 24, 4 8 पंचे 40, 335 रुपये और 135 रुपये। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि एक दुकानदार 25% छूट देने के पश्चात 40% लाभ कमाता है। अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक है। मान लेते हैं दोस्तों कि हमारे पास सीपी जो है वो 100 है और मार्क्स प्राइस जिसको हम लोग अंकित मूल्य बोलते हैं वो x है। और दोस्तों इसमें कहता है कि छूट देने के पश्चात 40% लाभ कमाता है। तो दोस्तों वो बेचता होगा कितना में, 140 रुपया में। तभी तो तभी तो वो 100 रुपये की वस्तु को 140 में बेचेगा, तभी तो वो 40% का लाभ कमाएगा। तो कहता है अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना अधिक है। तो दोस्तों अंकित मूल्य पर क्या करता है, वो 25% की छूट देता है। एक्स का 25% की छूट जो होगा वो हो जाएगा 140 के बराबर। एक्स का 75%, 25% छूट करता है तो 75% के बराबर होगा जो कि 140 के बराबर है। अब आइए दोस्तों एक्स का 75 बट्टा 100 बराबर 140, इसको अगर हम काटते हैं तो 5 से काटिए, 15 पचे 75, 5 दूना 10 और 5 दिया 15, 5 चौक 20, 14 चौका 56, 560 बट्टा 3। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे दोस्तों तो 3 इकाई 3, 2 3 8 24, 2 3 छः 18, 3 छः 18, 3 छः 18, 186 रुपये इसका मार्क्स प्राइज आ जाता है। तो दोस्तों मार्क्स प्राइज जो है वो 186 रुपये 66 पैसा आ रहा है। दोस्तों यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो कितना प्रतिशत अधिक है। तो हम वस्तु को खरीदे 100 में और बेच रहे हैं 186 रुपये में, अंकित करते हैं 186 रुपया, तो कितने प्रतिशत का लाभ हो जाता है, 86.67 का। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा।